ओसीडी, इसको अगर हम इसको हम बोलेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो अगर मैं इसको सरल भाषा में बोलूँ तो एक ऐसा विचार जो मेरा खुद का विचार है पर अनचाहा विचार, और मैं उसको कंट्रोल करना चाहता हूँ पर मैं वो कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मुझे बहुत घबराहट या अजीब सी फीलिंग हो रही है, क्योंकि वो थॉट ऐसा है जो मेरा खुद का तो है पर मैं चाहता नहीं हूँ कि वो आए। वो विचार ऐसा है, वो मैं चाहता नहीं, मेरे चाहने के बावजूद वो विचार बार बार मेरे जहन में आ रहा है और मैं उसको जहन से निकाल नहीं पा रहा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो हैं, आपको इसको ऑब्सेशन बोलते हैं कि एक नॉर्मली जो बोलते हैं कि यू आर ऑब्सेस्ड विद दिस, यू आर ऑब्सेस्ड विद दैट। तो जनरली हमारे पास जो पेशेंट हैं वो सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑब्सेशन के साथ आता है वो कि मेरे हाथ गंदे हैं डॉक्टर साहब। गंदगी का ऑब्सेशन होता है, हर चीज गंदी लगती है उन्हें, अपने हाथ गंदे लगते हैं, घर में गंदा लगता है, कुछ भी साफ सुथरा है उसके बाद भी उन्हें ऐसा लगता है कि ये अभी गंदा है। और उसकी वजह से उस गंदगी को साफ करने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं मोटर। जो उसका जो मोटर फॉर्म है ऑब्सेशन का, दैट इज कंपल्शन। मतलब अगर मुझे मेरे हाथ गंदे दिख रहे हैं तो, और वो विचार मुझे बार बार परेशान कर रहा है, तो उस विचार को हटाने के लिए मैं अपने हाथ को धो लूंगा। जब अपने हाथ को धो लेते हैं तो वो एक कंपल्सिव एक्ट हो जाता है। मैंने उसको धो लिया, मेरे को अच्छा लगने लग गया, मेरा जो अंदर से विचार था वो थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए रिलैक्स फील हो गया। पर वो विचार वापस आ जाता है, फिर से वापस आता है और फिर लगता है कि मेरे हाथ गंदे, और फिर मैं दोबारा से हाथ धोता हूँ। इस प्रकार वो स्टार्ट होता है। और इनिशियली लोग 5 मिनट हाथ धोते हैं, 10 मिनट हाथ धोते हैं, और धीरे धीरे अगर ये लक्षण बढ़ते जाते और ये बीमारी बढ़ती है, जो कि साल दर साल चलती रहती है, बहुत लंबी बीमारी चलती है। अगर इस पे जल्दी से हमें काबू नहीं किया गया तो ये बहुत लंबी चलती है, और इसका जो आउटकम होता है वो बहुत अच्छा नहीं रहता है बाद में। तो ये जो विचार हैं, जो अनचाहे विचार जो बार बार आते हैं और जिसकी वजह से हम उन चीज को बार बार रेपिटेटिव थॉट के साथ में रेपिटेटिव एक्ट्स भी होने लग जाते हैं, तो वही थॉट्स, इसी को बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इसके कुछ एग्जांपल, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया आपको कि हाथ धोना, बार बार चीजें चेक करना। जैसे मैंने ताला बंद किया कि नहीं बंद किया, मैंने गैस, फीमेल्स में जनरली जो हाउस वाइफ्स होती हैं तो मैं ऐसा डाउट रहता है बार बार चेकिंग का कि मैंने गैस बंद करी कि नहीं बंद करी, गैस जो चल रही थी, और वो वापस जाके चेक करते हैं। फिर एक बार देखने पर उनको तसल्ली नहीं होती, वापस फिर जाएंगे, थोड़ी देर बाद फिर उनको डाउट आएगा, पता नहीं मैंने शायद ठीक से बंद किया था कि नहीं बंद किया था, फिर वापस से जाके चेक करना होता है। तो वो एक तसल्ली वाली फीलिंग है, वो एक बार में नहीं आती, वो बार बार वो अनचाहे विचार उनके दिमाग में आते रहते हैं, और उसके बाद वो उसी के विचारों को ठीक करने के लिए या अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल फील कराने के लिए वो एक एक्ट करते हैं, और उस एक्ट को हम कंपल्सिव एक्ट बोलते हैं। तो इसी के ये सारे एग्जाम्पल, और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुछ लोगों में देखा जाता है कि सामान जमा करने की आदत होती है, इसको हम होर्डिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ये भी, इसमें भी एक ये टाइप का ऑब्सेशन है कि पुरानी चीजों के साथ ऑब्सेशन, कि हम कोई भी चीजों से अलग नहीं हो पा रहे, हमारी पुरानी चीजें हम किसी को दे नहीं पा रहे, पुराने कपड़े हैं हमारे यूज के नहीं है फिर भी हम किसी और को नहीं दे रहे, या कुछ ऐसा सामान है जो हमारे काम का नहीं है, अगर कबाड़ वाले को दे देंगे तो एटलीस्ट घर का कबाड़ा कम हो जाएगा, पर नहीं, वो लोग उस कबाड़ को भी जमा करके रखते हैं। तो कुछ छोटी छोटी चीजें जमा करके रखना और उसको उससे अलग ना हो पाना। अगर कोई घर का दूसरा व्यक्ति उस कबाड़ को या उस चीज को उनसे दूर कर देता है तो उनको बहुत घबराहट की फीलिंग होती है, वैसा लगता है उनका उनका कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज किसी ने दे दिया किसी को, और उसके बाद वो उनका तनाव बढ़ता है, उसकी वजह से उनका गुस्सा बढ़ता है, और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा भी करने लग जाते हैं कई बार अपने घर वालों से। कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि कुछ लोग को रिलीजन बहुत ज्यादा फॉलो करने की आदत होती है कि कुछ अगर ऐसा नहीं करूंगा मैं तो कुछ बुरा हो जाएगा, जो सुपरस्टिशन जैसा होता है कि अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया और मैं चला जाऊंगा तो कुछ शायद बुरा हो जाए। ये हमारे समाज में एक फैली हुई चीज है जो हम लोग इसको सब लोग मानते हैं, ऐसा है कि एज ए सुपरस्टिशन इसको बोल सकते हैं, हमारी भाषा में इसको ओवर वैल्यूड आइडिया बोलते हैं। बट ये एक नॉर्मल सी चीज है जो लगभग सभी लोगों के यहाँ माना जाता है, पर फिर भी उसके बाद भी इसके विपरीत
जो चीजें नहीं माने जाती उसके बाद अगर मैं एक कदम आगे रखूंगा और 2 कदम पीछे रखूंगा तो शायद चीजें अच्छी होंगी, या मेरा ये लकी नंबर है मैं यही चूज करूंगा तो चीजें अच्छी होंगी। तो एक ऐसा सुपरस्टिशन से फीलिंग, एक मैजिक, इसको मैजिकल थिंकिंग बोलते हैं। तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल होती हैं, कुछ ओसीडी के फॉर्म होते हैं ये, जिसके ये एग्जाम्पल हैं। पर इसमें से मोस्टली जो बहुत कॉमन मिलता है, जो सबसे ज्यादा कॉमनली मिलता है, वो यही है कि बार बार गंदगी का एहसास होना कि हर चीज गंदा है, साफ नहीं है, कुछ चीजें अस्त व्यस्त रखी हुई हैं। तो वो एक उसका भी होता है कि जैसे जो हर चीज नीट एंड टाइडी होनी चाहिए, जो जहाँ रखा है सामान वहीं रखा होना चाहिए। तो उसके लिए भी जो अगर वहां से नहीं रखा है और सिमेट्री में रखा होना चाहिए, मतलब जो रखा है टेबल के बीचों बीच होना चाहिए, या फिर जो है अरेंज्ड, प्रॉपर्ली अरेंज्ड होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो कि ओसीडी के एग्जांपल्स हैं। ओसीडी जो होता है, वैसे अगर हम बुक जो हमारी जो डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस होती हैं जिनमें हम बोलते हैं ICD-10 और DSM-5, तो उनके अकॉर्डिंग जो टाइप्स होते हैं उसको बोलते हैं ओनली ऑब्सेसिव टाइप, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्सेशंस ही रहते हैं, कोई कंपल्शंस नहीं रहते। कुछ में सिर्फ कंपल्शंस होते हैं, कोई ऑब्सेशन नहीं रहता। और जो मिक्स टाइप होता है वो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप होता है, जिसमें ऑब्सेसिव थॉट्स होते हैं जिसकी वजह से कंपल्सिव एक्ट्स होते हैं। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं। पर कुछ एक और जो उसका मैं बोलूँ कि एक अलग तरीके से हम जिसको डिफाइन, मैंने आपको इनिशियल बताया कि जो ऑब्सेसिव थॉट ऑफ सेल कंटामिनेशन, मतलब साफ सफाई का, डर्ट एंड कंटामिनेशन बोलते हैं, जिसमें हर चीज गंदी लगना। दूसरा जिसको बोलते हैं कह सकते हैं कि सेक्सुअल कंपल्शंस होते हैं। कुछ लोगों को मैस्टरबेशन का कंपल्शन होता है, कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं, हर चीज में उनको सेक्स की फीलिंग आने लग जाती है। तो वो कहीं ना कहीं वो सेक्सुअल थॉट्स ओसीडी के टाइप्स हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया होर्डिंग डिसऑर्डर, जिसमें आपको कुछ ना कुछ जमा करने की आदत होने लग जाती है। लत, जिसको कई बार नॉर्मल लेमन भाषा में लोग लत लत बोलने लग जाते हैं कि लत लग गई, उसको कुछ चीजें करने की ऐसी लत लग गई है, बुरी आदत हो गई है। तो उसमें से गेमिंग डिसऑर्डर भी होता है आजकल। ये भी है कि गेम्स का भी एडिक्शन होता है। तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पार्ट, जो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑब्सेशन का पार्ट होता है, कंपल्शन वाला, कंपल्सिव एक्ट्स होते हैं उसमें गेम्स खेलने का, जो कि बच्चों में होता है। जैसे और कुछ मैं आपको बताऊं कि रिलीजन से रिलेटेड आपको बताया मैंने, तो वो रिलीजन से रिलेटेड कुछ ऑब्सेशन होते हैं, जिसमें एक तरीके का टाइप होता है जिसको हम ब्लास्फेमी कहते हैं, जिसमें हमें जो भगवान के खिलाफ गलत, या ईश्वर के खिलाफ या गॉड के खिलाफ हम बोलें कि गलत विचार आते हैं उनके मन में, और वो विचार उनके नहीं होते, उनको बहुत परेशानी होती है उसकी वजह से। कहीं उनको अब्यूजिव वर्ड्स आते हैं उनके दिमाग में, और वो चाहते नहीं है कि वो ऐसे विचार आए, पर वो फिर भी उनके दिमाग से जाते नहीं, और वो बार बार दिमाग में आते ही। ये जो लक्षण है एक्ट्स वाला, तो कंपल्सिव एक्ट्स जरूरी नहीं है मिले ही मिले। कभी कभी आपका ऑब्सेशन सिर्फ सिर्फ थॉट्स के साथ और इमेजेस के साथ होता है, हम बोलते हैं मेंटल इमेजेस। जैसे कि कुछ अनचाही तस्वीरें हमारे दिमाग में छप जाए, ऐसा लगना कि बार बार कोई तस्वीर आ रही है या कोई विचार आ रहा है। तो मरीज को बहुत जल्दी ही पता चलने लग जाता है कि मुझे कुछ तो तकलीफ हो रही है, पर उसे पता नहीं होता कि है क्या। और जिसकी वजह से वो बीमारी जब हमारे पास मरीज आ चुका होता आता है, तो कम से कम उसमें 1-2 साल, या ये मिनिमम ड्यूरेशन में बता रहा हूँ, कम से कम 1-2 साल की उसकी हिस्ट्री हो चुकी होती है बीमारी की। और जो मोस्ट कॉमनली हमारे पास मरीज आते हैं वो 10 साल पुराने होते हैं, और या फिर उससे भी ज्यादा। जो एक अर्ली अडल्टहुड से लेके जो अडल्टहुड की बीमारी है, इनिशियल फेजेस में स्टार्ट हो जाती है, पर प्रेजेंट करता है हमारे पास आके काफी लेट, 40s में आते हैं मरीज, अपने 50s में आते हैं। तो बहुत ज्यादा देर तक इंसान को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो वो खुद खुद भी नहीं समझ पाता कि ऐसा मुझे क्या हो रहा है, ये है क्या चीज, मुझे क्यों, और मुझे उसे लगने लगता है कि मैं कहीं ना कहीं, उसको ये लगने लग जाता है कि मैं कहीं कहीं मुझे कोई कहीं मैं बुरा इंसान तो नहीं हूँ कि मुझे इतने बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। कभी उनको एग्रेशन से रिलेटेड विचार आते हैं कि मैं इसको मार दूं, अगर मैं इसको मार दूं तो कैसा लगेगा, या मैं इसके हाथ पैर तोड़ दूं, या मैं इसके साथ कोई सेक्सुअल फीलिंग आ जाए, मैं ये मेरे साथ सेक्स सेक्स से रिलेटेड कुछ थॉट्स आने लग जाए।
तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं हे दृष्टि से देखने लग जाता है, जिसकी वजह से उसको बाद कहीं धीरे धीरे करके उसको जो डिप्रेशन जैसा जो उसका कोमॉर्बिडिटी हम कहते हैं, तो ओसीडी के साथ भी बहुत ज्यादा टाइम पे कोमॉर्बिडिटी के फॉर्म में डिप्रेशन बहुत ज्यादा मिलता है। तो मरीज कई बार ओसीडी के साथ नहीं लेकिन डिप्रेशन के साथ प्रेजेंट करता है या एंजाइटी के साथ प्रेजेंट करता है कि डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा घबराहट बेचैनी रहती है, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं, नींद विचार बहुत ज्यादा चलते रहते हैं, कुछ ऐसे विचार ऐसे ही कंप्लेंट के साथ आते हैं। तो हम जब एक्सप्लोर करते हैं पेशेंट्स को तब हमें पता चलता है कि इसको तो ओसीडी था, जिसकी वजह जो डेवलप होकर बाद में इस फॉर्म में अभी प्रेजेंट करता है। दिमाग में जो रसायन है जिसको हम सेरोटोनिन बोलते हैं, तो वो सेरोटोनिन की डिफिशियंसी की वजह से होती है। पर हम अगर जो हमारे साइकेट्री में जो हमारे फादर ऑफ साइकेट्री फ्रॉइड, जो उन्होंने थ्योरी दी थी उसके हिसाब से उसको बोलते हैं साइकोडायनेमिक थ्योरी, जिसके हिसाब से उन्होंने बोला था कि जो अर्ली फेज ऑफ डेवलपमेंट होता है बच्चे का, जब डेवलप हो रहा होता है, तो जब हम स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग करते हैं बच्चे की, जब हम बच्चा इस काबिल हो गया कि वो अपना पेशाब लैट्रिन वो खुद कर सकते, तो वो जब वो वाला फेज बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर हुआ वो करा जाता है, जिसमें बच्चे को सिखाया जाता है कि बच्चे को कि इस समय पर पॉटी जाना है, इस समय पर दूसरी जाना है। तो वो कंट्रोलिंग पावर, जब वो कंट्रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसमें हम एनल फेज उसको बोलते हैं, एनल फेज में जब वो कंट्रोलिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो बाद में देखा गया है वैसे बच्चे प्रोन होते हैं बाद में ओसीडी के लिए, जो बाद में डेवलप कर सकते हैं। दूसरा, जब जहाँ पर जिनके घर में बहुत परफेक्शन वाले लोग रहते हैं, जिनके माँ बाप या उनके और भी जो रिश्तेदार हैं बहुत परफेक्शन वाले लोग हैं, जो बच्चों को बचपन से ही बहुत ज्यादा ट्रेन करते हैं कि नहीं इसको परफेक्ट रखना है, बहुत साफ रखना है, इसको ऐसा रखना है, इसको वैसा रखना है, तो वो एक एक हम बीज सा डाल देते हैं कि आदत, एक अच्छी आदत सिखाना बहुत अच्छी बात है, पर उसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो कराना वो चीज गलत हो जाता है। तो वो कुछ वार्निंग साइंस हैं जो इनिशियली हमें बहुत स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करनी है हर चीज, तो अगर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं बाद में जाके ये देखा गया है कि ये बच्चे बाद में ओसीडी के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। दूसरा, जो रसायन की बात आपने करी, तो बिल्कुल जो इसका कभी ये किसी भी एज पे डेवलप हो सकता है, ये बीमारी कभी भी ऐसा है, ऐसा नहीं है कि बचपन में या किसी एज पे पर्टिकुलर एज पे होगी, होने को वो किसी भी एज पे हो सकती है। और दैट कैन बी ड्यू टू, मतलब मैं बोलूँ कि सेरोटोनिन जो डिफिशियंसी होती है, जो हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये रसायन बोला आपने, तो वो रसायन की कमी की वजह से हो जाता है। तो अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ तो इसलिए हम ट्रीटमेंट में इसकी जो हम सप्लीमेंट्स देते हैं, तो वो SSRI बोलते हैं उन ट्रीटमेंट की दवाइयों को, जिसको बोलते हैं सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो वो जो दवाइयाँ होती है सेरोटोनिन का जो रसायन जो होता है, जो शरीर में कम, जो दिमाग में कम होने लग जाता है, जिसके कारण ये तकलीफ हो जाती है, तो वो उसकी कमी को पूरा करते हैं और धीरे धीरे इस बीमारी को कम करने में हमारी मदद करते हैं। कई बार जब मरीज को ये चीज पता चलने लगती है कि मुझे कुछ तकलीफ हो रही है इस तरीके की तो वो एक चीज होती है जिसके हम आजकल जो फॉलो करते हैं वो है माइंडफुलनेस। तो जब जब ऐसे विचार आते हैं तो हमें उन विचारों को आने देना होता है, हम उनको विचारों को रोकना नहीं। उन विचारों को अगर हम रोकते हैं तो वो और आते हैं। तो इसलिए माइंडफुलनेस एक टेक्निक है, जो विचार आ रहे हैं उसको एज इट इज हमें उनको एक्सेप्ट करना है, जैसे भी है वो, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं। अगर वो चीज को समझ सके कि ये विचार मेरे खुद के विचार हैं और ये अनचाहे विचार हैं और मुझे इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, अगर ये ज्यादा ध्यान देंगे और हम उनको रोकने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक क्राइटेरिया भी है इसका, जब हम डायग्नोज करते हैं कि उनमें से कोई ना कोई एक थॉट अभी भी पेशेंट एक्टिवली उसको रोकने की, उसको अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो हमें नहीं करना है। एक्टिवली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से वो विचार और आते हैं। विचारों का आने का जो आने का जो उनका जो रेट है वो बढ़ने लगता है धीरे धीरे, और उसकी वजह से उनकी बीमारी और बढ़ती है। तो थोड़ा सा योगा और ये सारी चीजें अगर हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छा खाना, अच्छी एक्सरसाइज और एक अच्छी वातावरण में हम रहेंगे तो हमें ये सारी चीजों से थोड़ा सा निजात मिल सकता है। पर ये नहीं कहा जा सकता कि हम इसको खुद से ही क्योर कर पाएंगे, क्योंकि जब ये विचार आना परेशान करना शुरू करते हैं तो मरीज इतना परेशान होने लग जाता है कि वो उसको समझ नहीं आता कि वो खुद करे तो क्या करे, और कई लोगों को जानकारी का अभाव है कि वो ये चीज है भी क्या चीज।
तो जब जानकारी का अभाव रहता है तो वो कहीं बाबा के पास जाते हैं कि अरे ऐसे विचार आ रहे हैं कुछ ऐसे, तो वो कुछ तंत्र मंत्र वैसी वाली विद्या भी होती है उनके साथ, बट उसका कोई प्रभाव नहीं होता कोई किसी तरीके से। तो मरीज को ना समझ है अपनी ही बीमारी की, और जब समझ आती भी है तो वो समझ नहीं पाते कि उसको जाना कहाँ है, उसका ये कोई बीमारी भी है या नहीं, या है क्या चीज। तो वो चीज भी उसको बहुत प्रॉब्लम देती है, जिसकी वजह से वो अपना खुद का इलाज कर जो उसके लिए कर पाना वो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एक साइकियाट्रिस्ट की मदद जितनी इस ओसीडी की बीमारी में जितनी जल्दी से जल्दी अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास या किसी एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वहां पर आपको बहुत मदद मिल जाती है अपनी बीमारी से निजात पाने के लिए। ओसीडी एक बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी है, ये हम जिसको कहते हैं सबसे डिफिकल्ट है ट्रीट करने के लिए। अगर क्योंकि जब हमारे पास मरीज आता है वो कम से कम 10 साल निकाल चुका था इस बीमारी के साथ, तो हमें कहीं ना कहीं ये क्योंकि पता ही नहीं है कि करना क्या है, कब करना है, कैसे करना है, और जब ये विचार आते जाते हैं, जब हमारे पास मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक जो मरीज है वो 6 घंटे नहाता है, सुबह 8 बजे वो घुस जाता है अपने बाथरूम में, और उसके बाद वो शाम को कभी 3 बजे, कभी 5-6 बजे, मतलब 7-8 घंटे तक नहाता है। तो इतना ज्यादा और तब वो आया कि उसको ये भी नहीं पता था कि दिखाना कहाँ होता है। उन्होंने बहुत ज्यादा उन्होंने सोचा कोई भूत का कोई चक्कर है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वो विचार नहीं रोक पा रहा, किसी ने डाल दिया है उसके ऊपर, कोई तंत्र मंत्र कर दिया है। तो वो काफी बाबा और इधर उधर घूमने के बाद में उनको कहीं पता चला कि नहीं, साइकाइट्रिस्ट इसका इलाज करते हैं। तो वो आज उसकी एज 50+ है, और उनको वो बीमारी अराउंड 25 ईयर्स के आसपास से स्टेज से स्टार्ट होती है, पर वो स्टार्ट होती है शुरुआत में हमें आधा घंटा लग सकता है नहाने में, 45 मिनट लग सकता है, जब हमें समझ में आने लगे कि हमारा अब समय बहुत ज्यादा लग रहा है इस चीज में, ये जो विचार आ रहा है या जो हम काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने लग गया है। जो मैं काम पहले 15 मिनट में कर लेता था अब उसको मुझे आधे घंटे देना पड़ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं एक वार्निंग साइन है, और उस समय अगर इस चीज को समझ जाते हैं और जल्द से जल्द अपनी इस बीमारी को लेके अपने मनोचिकित्सक या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो उसमें डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलता है, कुछ दवाइयाँ देते हैं, और स्टार्टिंग में अगर जब बीमारी काफी ज्यादा हद तक बढ़ी होती है तो बिना दवाइयों के काम नहीं चलता। तो पहले हम दवाई देते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास कुछ साइकोथेरेपीज होती है जिसमें हम ईआरपी जिसको बोलते हैं एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, तो या फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सीबीटी। तो ये सारे प्रोसेस हैं जिसके साथ में हम मिलकर इसको बीमारी को कम कर सकते हैं। पर ये इतनी ज्यादा डिबिलिटेटिंग होती है, इतनी ज्यादा परेशान देने वाली बीमारी होती है जिससे मरीज, अगर ये बढ़ती गई तो फिर मरीज के साथ में उसके घर वाले भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं।